नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 5 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए निम्न में से किन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए निम्न में से किन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यदि हमें इंटरनेट कनेक्शन को यूज करना है, इंटरनेट का यूज करना है तो इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए किन 4 चीजों की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए है टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और ISP। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मॉडेम, कंप्यूटर, PDA और ISP। ऑप्शन नंबर सी टेलीफोन लाइन, PDA, मॉडेम और कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर, ISP, मॉडेम एंड प्रिंटर। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर के अलावा एक हमें मॉडेम की जरूरत होगी, मॉडेम, और एक टेलीफोन लाइन जिससे इंटरनेट कनेक्ट होगा। और जो कंपनी हमें इंटरनेट उपलब्ध कराएगी उसे बोला जाता है ISP। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वह कंपनी जो इंटरनेट की सुविधा देती है, उपलब्ध कराती है, उसे बोला जाता है ISP। ISP ने इंटरनेट कनेक्शन दिया जो कि हम टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करेंगे। इस टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल आते हैं वो होते हैं एनालॉग सिग्नल। हमारा कंप्यूटर वर्क करता है डिजिटल सिग्नल पर, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना होता है, जिसके लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। फिर मॉडेम से हम वायर को कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे। मतलब इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है, मॉडेम की आवश्यकता है, टेलीफोन लाइन की आवश्यकता है और ISP की आवश्यकता है। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और ISP। इन 4 चीजों के द्वारा हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वह कंपनी, वह ऑर्गेनाइजेशन जो यूजर को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती है उसे कहा जाता है ISP। मॉडेम क्या है, मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम के द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में बदला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। PDA का फुल फॉर्म क्या होता है। PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव का निम्न में से कौन सा ऑपरेटर फाइल या डॉक्यूमेंट के शीर्षक के आधार पर उनकी खोज करता है। गूगल ड्राइव का निम्न में से कौन सा ऑपरेटर फाइल या डॉक्यूमेंट के शीर्षक के आधार पर उनकी खोज करता है। यह क्वेश्चन गूगल ड्राइव से संबंधित है। गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है जो कि ऑनलाइन डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड का एग्जाम्पल है। क्लाउड मतलब ऑनलाइन डेटा को स्टोर करना, डेटा को मैनेज करना, डेटा को प्रोसेस करना।
इंटरनेट पर डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्लाउड का यूज किया जाता है। हम इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विसेज यूज करते हैं वह सभी सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस होती हैं। गूगल ड्राइव भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है जिसे गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। गूगल ड्राइव में हम फ्री ऑफ कॉस्ट 15 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में फ्री ऑफ कॉस्ट 15 GB तक डेटा को स्टोर किया जा सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब गूगल ड्राइव में हमें कोई फाइल या डॉक्यूमेंट को उसके शीर्षक के आधार पर सर्च करना होता है, शीर्षक मतलब होता है टाइटल, शीर्षक मतलब क्या होता है? टाइटल। तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? वह ऑपरेटर होता है टाइटल। गूगल ड्राइव में किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को उसके टाइटल के आधार पर सर्च करने के लिए हमें टाइटल ऑपरेटर का यूज करना होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइटल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम में लेन देन का प्रभार कितना है? भीम में लेन देन का प्रभार कितना है? यह क्वेश्चन भीम ऐप से संबंधित है। जो भीम ऐप है उसमें ट्रांजैक्शन का चार्ज कितना होता है? व्हाट आर द ट्रांजैक्शन चार्ज ऑफ भीम? व्हाट आर द ट्रांजैक्शन चार्ज ऑफ भीम? मतलब भीम में लेन देन का प्रभार, प्रभार मतलब चार्ज कितना होता है। यह क्वेश्चन भीम ऐप से संबंधित है। भीम ऐप से, भीम ऐप क्या है? भीम ऐप यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करती है। भीम ऐप यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करती है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा भीम ऐप को बनाया गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, भीम ऐप में लेन देन का प्रभार मतलब चार्ज कितना होता है? जब हम भीम ऐप से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कितना चार्ज हमें वहां पर देना होता है? भीम ऐप में कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। मतलब आंसर होगा 0 पर ईयर। भीम ऐप में ट्रांजैक्शन के लिए हमें कोई चार्ज पे नहीं करना होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 रुपए प्रति वर्ष। मतलब 0 पर ईयर ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। भीम ऐप में ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दोनों टेक्स्ट का निरीक्षण करें और संबंधित प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दिए गए दोनों टेक्स्ट का निरीक्षण करें और संबंधित प्रश्न का उत्तर दें। टेक्स्ट 1 क्या है? टेक्स्ट 1 में एक सेंटेंस लिखा है और टेक्स्ट 2 में भी एक सेंटेंस लिखा है, लेकिन आप ध्यान से देखें तो दोनों टेक्स्ट के केस अलग अलग हैं। केस अलग अलग हैं। एमएस वर्ड 2019 में टेक्स्ट 1 को टेक्स्ट 2 में बदलने के लिए निम्न में से किस केस का प्रयोग किया गया है? जो टेक्स्ट 1 है इसको यदि हमें टेक्स्ट 2 में बदलना है तो हम एमएस वर्ड में कौन सा केस यूज करेंगे? यह क्वेश्चन चेंज केस टॉपिक से संबंधित है। चेंज केस एमएस वर्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज केस। इस टॉपिक से सीपीसीटी के पेपर में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन भी चेंज केस टॉपिक से संबंधित है। चेंज केस क्या करता है? चेंज केस एमएस वर्ड में टाइप होने वाले टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में या स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर में टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। जो चेंज केस ऑप्शन है, चेंज केस ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में होता है और फॉन्ट ग्रुप में होता है। चेंज केस ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में होता है, फॉन्ट ग्रुप में होता है। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3।
शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं, होते टोटल 5 हैं, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 केस यूज किए जाते हैं। MS वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब पूरे सेंटेंस का, पूरे वाक्य का पहला अक्षर बस बड़ा होता है, बाकी सभी अक्षर छोटे होते हैं, सेंटेंस केस। इसके अलावा एक केस होता है अपर केस। अपर केस में पूरे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में टाइप कर दिया जाता है। एक केस होता है लोअर केस, जिसमें पूरे टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया जाता है। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी सभी अक्षर छोटे होते हैं। और एक होता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है? टॉगल केस केस को रिवर्स कर देता है। रिवर्स मतलब उल्टा कर देता है। जितने अक्षर कैपिटल में होते हैं उनको स्मॉल में बदल देता है, जितने स्मॉल में होते हैं उनको कैपिटल में बदल देता है। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें आप देखें, टेक्स्ट 1 में जो जो अक्षर स्मॉल में लिखे हैं टेक्स्ट 2 में वह कैपिटल में लिख दिए गए हैं, और जो यहां कैपिटल में लिखे हैं टेक्स्ट 2 में उनको स्मॉल में लिख दिया गया है। मतलब टेक्स्ट 1 पर टॉगल केस यूज किया गया है। टॉगल केस, टॉगल केस ने क्या किया? टेक्स्ट में जो जो छोटे अक्षर थे उनको बड़े अक्षर से बदल दिया, और जो बड़े अक्षर थे उनको छोटे अक्षर से बदल दिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टॉगल केस। जो टेक्स्ट 1 है उसको टेक्स्ट 2 में बदलने के लिए हमें टॉगल केस का यूज करना होगा। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड में होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप होता है। फॉन्ट ग्रुप में एक ऑप्शन होता है चेंज केस, जहां पर हमें टोटल 5 प्रकार के केस दिए जाते हैं। डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और इस पर सभी प्रकार के केस को अप्लाई करते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब पूरे सेंटेंस का, पूरे वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी सभी अक्षर छोटे होते हैं। दूसरा केस होता है लोअर केस, जिसमें पूरे टेक्स्ट को छोटे अक्षर में टाइप किया जाता है। तीसरा केस होता है अपर केस, जिसमें पूरे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में टाइप किया जाता है। चौथा केस होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसमें हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा कर दिया जाता है, बाकी सभी अक्षर छोटे होते हैं। और लास्ट होता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करेगा? केस को रिवर्स कर देगा। केस को रिवर्स करेगा मतलब जितने अक्षर बड़े थे वो छोटे हो जाएंगे, जितने छोटे अक्षर थे वह बड़े हो जाएंगे। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3, जिससे केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉगल केस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में ब्लैंक टैब पर नया नंबरिंग फॉर्मेट बनाने के लिए ब्लैंक समूह के अंतर्गत नंबरिंग के आगे वाले तीर पर क्लिक करें। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड 2016 में ब्लैंक टैब पर नया नंबरिंग फॉर्मेट बनाने के लिए ब्लैंक समूह के अंतर्गत नंबरिंग के आगे वाले तीर पर क्लिक करें। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि MS वर्ड में यदि हमें नंबरिंग फॉर्मेट यूज करना है, नंबरिंग फॉर्मेट मतलब एक लिस्ट बनानी है नंबर वाली, तो हमें किस टैब में, किस ग्रुप का यूज करना होगा? MS वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है, जहां पर हमें 3 प्रकार की लिस्ट दी जाती हैं। एक होती है बुलेट लिस्ट, एक होती है नंबरिंग लिस्ट, और एक होती है मल्टी लेवल लिस्ट। MS वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है, जहां पर 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, बुलेट लिस्ट, नंबरिंग लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है, यहां पर 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, बुलेट लिस्ट, नंबरिंग लिस्ट और एक होती है हमारी मल्टी लेवल लिस्ट, जिसमें एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट क्रिएट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत हमें नंबरिंग फॉर्मेट दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर के हार्डवेयर में निर्मित एक आंतरिक फॉन्ट या अंतर्निर्मित फॉन्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर के हार्डवेयर में निर्मित एक आंतरिक फॉन्ट या अंतर्निर्मित फॉन्ट है? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है।
प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर के हार्डवेयर में निर्मित, मतलब प्रिंटर के अंदर पहले से स्टोर है, एक आंतरिक मतलब इंटरनल या अंतर्निर्मित फॉन्ट है। हमसे क्वेश्चन यह पूछा गया है, ऐसे कौन से फॉन्ट होते हैं, ऐसे कौन से फॉन्ट होते हैं जो प्रिंटर के अंदर पहले से स्टोर होते हैं? ऐसे कौन से फॉन्ट होते हैं जो प्रिंटर के अंदर पहले से स्टोर होते हैं? प्रिंटर बनाने वाली कंपनी प्रिंटर को बनाते समय ही यह फॉन्ट स्टोर कर देती है, वह फॉन्ट कहलाते हैं रेसिडेंट फॉन्ट। रेसिडेंट फॉन्ट जिन्हें इंटरनल फॉन्ट भी कहा जाता है, जो कि प्रिंटर बनाते समय ही प्रिंटर की मेमोरी में स्टोर कर दिए जाते हैं, ऐसे फॉन्ट को कहा जाता है रेसिडेंट फॉन्ट या इंटरनल फॉन्ट। जबकि एक फॉन्ट होते हैं सॉफ्ट फॉन्ट। सॉफ्ट फॉन्ट मतलब जो हम प्रिंटर में अलग से ऐड कर सकते हैं, एक्सटर्नल फॉन्ट कहलाते हैं। प्रिंटर में ऐसे फॉन्ट जो पहले से इंटरनल मेमोरी में स्टोर हैं उन्हें बोला जाता है रेसिडेंट फॉन्ट, और ऐसे फॉन्ट जिनको हम प्रिंटर में अलग से ऐड कर सकते हैं वह कहलाते हैं सॉफ्ट फॉन्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेसिडेंट फॉन्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन .otf को निम्न में से किन कंपनियों द्वारा विकसित किया गया था? फाइल एक्सटेंशन .otf को निम्न में से किन कंपनियों द्वारा विकसित किया गया था? यह क्वेश्चन हमसे फाइल एक्सटेंशन से पूछा गया है। फाइल एक्सटेंशन को फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है। फाइल एक्सटेंशन को फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है, जो कि फाइल के प्रकार को रिप्रेजेंट करता है, फाइल के प्रकार को बताता है। फाइल एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट किसी फाइल के प्रकार को रिप्रेजेंट करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, .otf फॉर्मेट को या एक्सटेंशन को किन कंपनियों ने बनाया? OTF का फुल फॉर्म होता है ओपन टाइप फॉन्ट। ओपन टाइप फॉन्ट जिसे एडोब और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। एडोब कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा .otf एक्सटेंशन को बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन टाइप फॉन्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडोब कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा .otf एक्सटेंशन को बनाया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में निम्न में से किस में लाइन स्पेसिंग विकल्प नहीं होते हैं? MS वर्ड 2019 में निम्न में से किस में लाइन स्पेसिंग विकल्प नहीं होते हैं? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है MS वर्ड से, MS वर्ड 2019 में निम्न में से किस में लाइन स्पेसिंग विकल्प नहीं होते हैं? जब हम MS वर्ड में कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, इसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। दो लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसे क्या कहा जाता है? लाइन स्पेसिंग। हमसे पूछा गया है जो लाइन स्पेसिंग होती है वह इनमें से किस में नहीं होती है? लाइन स्पेसिंग कई प्रकार की होती हैं, लेकिन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें लाइन स्पेसिंग नहीं होती है? लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है? दो लाइनों के बीच का स्पेस, दो लाइनों के बीच के गैप को कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग को हम पैराग्राफ के अंतर्गत सेट करते हैं। पैराग्राफ के अंतर्गत पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से लाइन स्पेसिंग को सेट किया जाता है। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है, जहां पर लाइन स्पेसिंग को सेट करने के लिए ऑप्शन होते हैं। MS वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15 लाइन स्पेसिंग। आप Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हो, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हो, Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हो। Ctrl+1 सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए, Ctrl+2 डबल लाइन स्पेसिंग के लिए, Ctrl+5 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए शॉर्टकट की होती है। MS वर्ड की डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। हमसे पूछा गया है निम्न में से किस में लाइन स्पेसिंग विकल्प नहीं होते हैं? डबल लाइन स्पेसिंग होती है, सिंगल होती है,
मल्टीपल होती है, लेकिन वर्टिकल नाम की कोई लाइन स्पेसिंग नहीं होती है। वर्टिकल इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में जब कोई टेक्स्ट टाइप किया जाता है, पैराग्राफ टाइप किया जाता है, तो दो लाइनों के बीच के स्पेस को कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट होती है 1.15। लाइन स्पेसिंग को हम होम टैब से पैराग्राफ ग्रुप के द्वारा चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल 1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट होती है, कंट्रोल 2 से डबल लाइन स्पेसिंग सेट होती है, कंट्रोल 5 से 1.15 लाइन स्पेसिंग सेट होती है। लाइन स्पेसिंग की कई स्टाइल होती हैं जो कि हमें पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में शो होती हैं। लाइन स्पेसिंग की स्टाइल होती हैं जैसे कि सिंगल, 1.5, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, लेकिन यहां पर हमें वर्टिकल नाम की कोई लाइन स्पेसिंग स्टाइल नहीं दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्टिकल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक सक्रिय कॉलम का चयन करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? एमएस एक्सेल में एक सक्रिय कॉलम का चयन मतलब सिलेक्शन करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करता है। एक्सेल का यूज डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में हम जो फाइल बनाते हैं, फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक और एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। रो को नंबर से मतलब 1 2 3 से दर्शाया जाता है और कॉलम को ABCD मतलब अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल बनता है, सेल क्रिएट होता है। हमसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सक्रिय कॉलम मतलब एक्टिव कॉलम वह कॉलम कहलाएगा जिस पर आपका कर्सर रखा होगा। यदि आपको पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? यहां पर आपको एक साथ दो शॉर्टकट की तैयार करनी है। एक्सेल में कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज किया जाता है। कंट्रोल के साथ स्पेस से कॉलम सिलेक्ट होता है और शिफ्ट के साथ स्पेस से रो सिलेक्ट हो जाती है। एक्सेल में कंट्रोल स्पेस से कॉलम सिलेक्ट होता है और शिफ्ट प्लस स्पेस से रो सिलेक्ट होती है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। अभी हमारा कर्सर डी कॉलम पर है, डी कॉलम पर, तो डी कॉलम हो गया एक्टिव कॉलम, सक्रिय कॉलम। अब यदि हम कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करें तो पूरा डी कॉलम सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल प्लस स्पेस। यदि हमारा कर्सर है अभी 4th नंबर की रो पर और हम शिफ्ट के साथ स्पेस को प्रेस करें तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। मतलब कंट्रोल प्लस स्पेस कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है, शिफ्ट प्लस स्पेस रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सभी सूत्र मतलब फॉर्मूला ब्लैंक से शुरू होते हैं। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है जो कि बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी मतलब ऑल फॉर्मूलास ब्लैंक से शुरू या स्टार्ट होते हैं। एमएस एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, कंडीशन को चेक करने के लिए कई प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शन यूज किए जाते हैं। सभी फॉर्मूला और फंक्शन को इक्वल सिंबल से स्टार्ट किया जाता है। इक्वल से कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन जब हम एक्सेल में लगाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग किससे होती है? इक्वल सिंबल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक टोपोलॉजी में सभी नोड एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं। ब्लैंक टोपोलॉजी में सभी नोड एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है जो कि टोपोलॉजी टॉपिक से संबंधित है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है।
एक कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क होता है। टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी होती है किसी नेटवर्क का फिजिकल लेआउट। किसी नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को, किसी नेटवर्क के डिजाइन को टोपोलॉजी कहा जाता है। एक नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। उन सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी 6 प्रकार की होती हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। 6 प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है किस टोपोलॉजी में सभी नोड मतलब सभी कंप्यूटर एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं? वह टोपोलॉजी होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक हमारा मेन सर्वर होता है जिससे सिंगल केबल के माध्यम से मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। यह होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सिंगल केबल से मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल नोड को कनेक्ट कर दिया जाता है। इसे लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। लीनियर टोपोलॉजी या लीनियर नेटवर्क कहलाती है बस टोपोलॉजी, क्योंकि यह लाइन से होती है, लाइन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस टोपोलॉजी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में टेक्स्ट को इंडेंट करने का एक त्वरित तरीका ब्लैंक कुंजी का उपयोग करना है। एमएस वर्ड 2019 में टेक्स्ट को इंडेंट करने का एक क्विक मेथड, त्वरित तरीका मतलब क्विक मेथड, कम समय में ब्लैंक कुंजी का उपयोग करना है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट में इंडेंट सेट करना है, वो भी फास्ट स्पीड में, तो हम कौन सी की का उपयोग करेंगे? इंडेंट क्या होता है? इंडेंट जब आप एमएस वर्ड में किसी पेज पर टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट के पहले मतलब लेफ्ट साइड में और टेक्स्ट के बाद मतलब राइट साइड में जो ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है उसे कहा जाता है इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है टेक्स्ट के पहले और टेक्स्ट के बाद में छोड़ा गया ब्लैंक एरिया, इंडेंट कहलाता है। एमएस वर्ड में 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट, एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। एमएस वर्ड में 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं। इंडेंट को हम पैराग्राफ ग्रुप से चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप है, यह हमें होम टैब में और लेआउट टैब में प्रदान किया जाता है। इंडेंट 4 प्रकार के होते हैं। इंडेंट का मतलब होता है टेक्स्ट के पहले स्पेस देना। हमसे पूछा गया है टेक्स्ट को इंडेंट करने का फास्ट तरीका क्या है। यदि हम कीबोर्ड से टैब की को दबा दें, टैब की को प्रेस कर दें, तो जिस लाइन पर हमारा कर्सर होगा उसमें एक साथ मल्टीपल स्पेस सेट हो जाएंगे, मतलब वहां पर इंडेंट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टैब की। टैब की से हम किसी भी पैराग्राफ में किसी लाइन में फास्ट स्पीड में इंडेंट सेट कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहां पर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। आप देख सकते हैं इंडेंट को बढ़ाने पर हमारे पैराग्राफ के पहले स्पेस बढ़ गया है, इंडेंट को हमने इंक्रीज कर दिया। इसको हम घटा भी सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर बेसिक ऑप्शन होता है इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की भी होती है। इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एम से इंडेंट बढ़ता है और कंट्रोल शिफ्ट एम से इंडेंट को घटा दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है। मतलब इंडेंट को बढ़ाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल एम और इंडेंट को घटाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एम। आपसे पूछा जा सकता है हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है। हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट को इंक्रीज किया जाता है और कंट्रोल शिफ्ट टी से हैंगिंग इंडेंट को डिक्रीज किया जाता है। इंडेंट 4 प्रकार के होते हैं जो कि पैराग्राफ ग्रुप के अंदर प्रदान किए जाते हैं। पैराग्राफ विंडो के अंदर हम इनको देख सकते हैं। एक होता है लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट और स्पेशल इंडेंट में 2 होते हैं, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इंडेंट सेट करने का
फास्ट तरीका कौन सा है? हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और टैब की को दबा दिया। आप देख सकते हैं पूरे पैराग्राफ में फास्ट स्पीड में टैब से हम इंडेंट सेट कर सकते हैं। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। टैब की से हम इंडेंट को सेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संचार माध्यमों में से एक के रूप में उपग्रह का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संचार माध्यमों में से एक के रूप में उपग्रह का उपयोग करता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संचार माध्यमों में से एक के रूप में उपग्रह मतलब सैटेलाइट का उपयोग करता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। कई प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, जैसे कि पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि साइज में सबसे छोटा नेटवर्क होता है, सबसे छोटा नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जो साइज में सबसे बड़ा होता है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वैन का एग्जाम्पल है, जो कि उपग्रह का उपयोग करता है, मतलब सैटेलाइट का यूज करता है। जो वैन नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, वह इंटरनेट है। इंटरनेट में सैटेलाइट का यूज किया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए उपग्रह या सैटेलाइट का यूज करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल C2 में 2 और सेल C3 में 4 मान मतलब वैल्यू दर्ज करें। एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेल के एक सेल C2 सेल में आपको 2 भरना है और C3 सेल में आपको 4 भरना है। सेल C2 और C3 का चयन करें, मतलब C2 और C3 को सिलेक्ट करें और इस रेंज के निचले दाएं कोने पर क्लिक करें और इसे नीचे की ओर खींचें। सेल C4 में अब ब्लैंक होगा। यह क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया है। एक्सेल में आपको C2 सेल में 2 भरना है और C3 सेल में 4 भरना है। इसके बाद दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद उस टेक्स्ट को, उस कंटेंट को आपको नीचे ड्रैग करना है। किस सेल तक? C4 सेल तक। और आपको बताना है अब C4 सेल में क्या होगा। एक्सेल में जब आप किसी भी सेल में कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा 2, यहां पर लिखा 4, अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके यदि ऑटो फिल कर दें, ऑटो फिल यहां पर बनता है फिल हैंडल, ऑटो फिल या फिल हैंडल, जो कि किसी सीरीज को हमें नीचे के सेल में फिल करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यदि हम 2 और 4 को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे तो इनके नीचे क्या आ जाएगा? 6, और नीचे क्या आ जाएगा? 8, और नीचे क्या आ जाएगा? 10। MS एक्सेल में किसी सीरीज को, किसी सीक्वेंस को फिल करने के लिए हम फिल हैंडल का यूज करते हैं, ऑटो फिल का यूज करते हैं। C2 में भरा था 2, C3 में भरा था 4, तो C4 में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS एक्सेल के C2 सेल में हमें भरना था 2, C3 सेल में भरना था 4, मतलब हमने एक्सेल में 2 के बाद 4 लिखा है। अब हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहां पर होता है फिल हैंडल या ऑटो फिल, इसको नीचे खींचना है। हमने इसको नीचे खींचा। अब हमसे पूछा गया था C4 में क्या होगा, तो C4 में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 4 के बाद 6, फिर 8, 10 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो C4 में क्या मिलेगा? हमें 6 मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला वर्तमान दिनांक और समय लौटाता है? MS एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला
करंट डेट और टाइम को शो करता है। एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो करंट डेट और करंट टाइम को शो करता है। यहां पर आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सेल का कौन सा फंक्शन करंट डेट को शो करता है, केवल करंट डेट को, वो होता है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन केवल करंट डेट मतलब अभी की, आज की डेट बताएगा, जबकि एक फंक्शन होता है नाउ फंक्शन जो कि करंट डेट और करंट टाइम दोनों को शो करता है। करंट डेट और करंट टाइम शो हो जाता है नाउ फंक्शन से और करंट डेट बस शो होती है टुडे फंक्शन से। आप कंट्रोल के साथ यदि सेमीकोलन को प्रेस करेंगे तो आपको करंट डेट प्राप्त हो जाएगी, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से, और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन शॉर्टकट की से आपको करंट टाइम शो कर दिया जाएगा। मतलब टुडे फंक्शन केवल करंट डेट शो करेगा, नाउ फंक्शन करंट डेट और टाइम शो करेगा, कंट्रोल सेमीकोलन से करंट डेट शो होगी, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से करंट टाइम शो होगा। हम इन चारों को एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यदि हम एक्सेल में टुडे फंक्शन का यूज करें टुडे, तो टुडे फंक्शन हमें क्या निकाल कर देगा, करंट डेट, आज की डेट। यदि हम नाउ फंक्शन का यूज करें तो हमें आज की डेट और अभी का समय मिल जाता है। यदि हम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन को प्रेस करें तो करंट डेट आ जाती है और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन को प्रेस करें तो करंट टाइम आ जाता है। एक साथ हमने 4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाउ फंक्शन। एक्सेल में करंट डेट और टाइम लौटाता है नाउ फंक्शन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल E2 में फॉर्मूला इक्वल C2 इंटू $G2 संग्रहित किया गया है। उसी फॉर्मूले को जब सेल E3 में कॉपी किया जाता है तो यह ब्लैंक बन जाता है। एक और क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया है जो कि ऑटो फिल हैंडल से ही संबंधित है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, एमएस एक्सेल में सेल E2 में हमें एक फॉर्मूला भरना है। फॉर्मूला क्या है, इक्वल C2 इंटू मतलब गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है $G2। डॉलर लगा है मतलब यह एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है, स्टोर किया गया है। उसी फॉर्मूले को जब सेल E3 में कॉपी किया जाता है तो यह ब्लैंक बन जाता है। इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा समझना होगा। एक्सेल में जो सेल के एड्रेस होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस। रिलेटिव सेल एड्रेस को कैसे लिखा जाता, इस प्रकार से हमने लिखा C3, यह कहलाएगा रिलेटिव सेल एड्रेस। एक होता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस मतलब जब हम कॉलम और रो के आगे डॉलर का साइन लगा देते हैं तो यह कहलाता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, जो कि फिक्स हो जाता है। फिक्स हो जाएगा मतलब इसे ड्रैग करेंगे तो चेंज नहीं होगा। एक होता है मिक्स्ड सेल एड्रेस। मिक्स्ड सेल एड्रेस में क्या होगा, रो या कॉलम में से कोई एक रिलेटिव होता है, कोई एक यहां पर एब्सोल्यूट हो जाता है। जैसे हमने लिख दिया $C3, यहां कॉलम हो गया C एब्सोल्यूट और रो हो गई 3 कैसी, रिलेटिव। एक्सेल में हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। सेल एड्रेस 3 प्रकार के होते हैं, रिलेटिव सेल एड्रेस जिसमें डॉलर का यूज नहीं होता है, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस जिसमें रो और कॉलम के साथ डॉलर का यूज किया जाता है जो कि फिक्स होता है, और एक होता है मिक्स्ड सेल एड्रेस जिसमें रो या कॉलम में से किसी एक को रिलेटिव रखा जाता है, एक को एब्सोल्यूट कर दिया जाता है। हमें एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि हमें E2 में लगाना है। E2 में क्या लगाना है, C2। C2 में आप देखें डॉलर नहीं है तो यह हो गया रिलेटिव, जबकि G2 में क्या लगे हैं, डॉलर, तो यह हो गया एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस को जब हम ड्रैग करेंगे, कॉपी करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा, जबकि रिलेटिव क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फॉर्मूला हमने लगाया था E2 में और इसको कॉपी कहां करना है, E3 में, तो जो रिलेटिव सेल एड्रेस था वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब C2 से ये क्या हो जाएगा, C3। लेकिन यह जो डॉलर वाला एड्रेस है ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। मतलब हमारा आंसर आना चाहिए C3 इंटू $G2
ये हमारा आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि C2 था रिलेटिव, तो ये तो चेंज हो गया C3 में, लेकिन जहां डॉलर लगे हैं, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है, यह चेंज नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वल C3 इंटू $G$2। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एक्सेल में। चलते हैं एक्सेल पर। हमें E2 सेल में एक फॉर्मूला लगाना था। E2 सेल में फॉर्मूला क्या था हमारा? इक्वल C2 इंटू $G$2। यह फॉर्मूला हमने लगाया, यह फॉर्मूला हमने लगा दिया। यहां पर अभी हमें आंसर 0 मिल रहा है क्योंकि हमारा G2 सेल खाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें इसी फॉर्मूले को नीचे कॉपी करना है, तो हम इसको कॉपी करके नीचे वाले सेल में पेस्ट कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर हमें आंसर 0 ही मिला, लेकिन सेल एड्रेस क्या आ गया? अब यहां C2 किस में बदल गया? C3 में, क्योंकि वो रिलेटिव था तो रिलेटिव सेल एड्रेस चेंज हो जाता है, जबकि $G$2 एब्सोल्यूट सेल एड्रेस था जो कि फिक्स रहा, चेंज नहीं हुआ। अब यदि हम इस फॉर्मूले को नीचे कितना भी ड्रैग कर दें, आप देखेंगे यहां पर हमने फॉर्मूला क्या लगाया था? C2 इंटू G2 जो कि एब्सोल्यूट था। अब यदि हम नीचे आकर देखें तो यहां पर देखिए आप, सेल एड्रेस क्या हो गए? C तो चेंज हो गया 6 में, लेकिन G2 अभी भी फिक्स है। आप जहां तक इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, C वाला फॉर्मूला जो है, C वाला एड्रेस जो है वह चेंज होगा, लेकिन G वाला एड्रेस चेंज नहीं होगा क्योंकि वह एब्सोल्यूट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वल C3 इंटू $G2 हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल के BBA कोड में वर्तमान में चयनित सेल को ब्लैंक सेल कहा जाता है। MS एक्सेल से एक और क्वेश्चन पूछा गया। MS एक्सेल के VBA कोड में, VBA क्या है? VBA का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम MS एक्सेल को कस्टमाइज कर सकते हैं, MS एक्सेल में मैक्रो बना सकते हैं। MS एक्सेल के VBA कोड में वर्तमान में चयनित सेल को ब्लैंक सेल कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि MS एक्सेल में करंट टाइम पर जो सेल सिलेक्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? एक्सेल में करंट टाइम पर सिलेक्ट सेल को कहा जाता है एक्टिव सेल। एक्सेल में जो भी सेल अभी सिलेक्ट होता है वह कहलाता है करंट सेल या एक्टिव सेल, जिसे हम सक्रिय सेल कहते हैं। और एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। नेम बॉक्स में MS एक्सेल में जो सेल अभी सिलेक्ट होता है वह कहलाता है एक्टिव सेल, जिसका एड्रेस कहां शो होता है? नेम बॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कर्सर है अभी B2 सेल पर, B2 सेल पर कर्सर है तो यह क्या कहलाएगा? एक्टिव सेल, सक्रिय सेल, और इसका एड्रेस कहां दिखाया जाता है? नेम बॉक्स में। जो अभी हमारा सेल सेलेक्ट होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में शो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव सेल कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में चार्ट ग्रुप निम्न में से किस टैब में मौजूद होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में चार्ट ग्रुप निम्न में से किस टैब में मौजूद होते हैं? एक्सेल का एक और क्वेश्चन हमें पूछा, एक्सेल में जो चार्ट ग्रुप होता है, चार्ट ऑप्शन होता है, वह किस टैब में प्राप्त होता है? चार्ट टॉपिक CPCT एग्जाम के लिए एक इंपोर्टेंट टॉपिक है। चार्ट टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपको यहां पर कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। चार्ट क्या होता है? चार्ट किसी टेबल के डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी टेबल के डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? चार्ट। मतलब किसी टेबल के डेटा को चित्रों में दर्शाने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। MS एक्सेल में चार्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में चार्ट बनाने की दो शॉर्टकट की होती हैं। एक शॉर्टकट की होती है F11 की। F11 की से हम चार्ट क्रिएट करते हैं और यह चार्ट न्यू सीट पर क्रिएट होता है। जिस सीट पर हमारी टेबल बनी होती है उस वर्कशीट पर चार्ट क्रिएट नहीं होता है, नई वर्कशीट पर चार्ट क्रिएट होता है। किस शॉर्टकट की से? F11 से। जबकि एक और शॉर्टकट की होती है Alt+F1।
Alt+F1 से हम जो चार्ट बनाते हैं वह चार्ट उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल होती है। इसे बोला जाता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट मतलब ऐसा चार्ट जो उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल बनी होती है, जो कि बनाया जाता है Alt+F1 से। MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट होता है कॉलम चार्ट। MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट होता है कॉलम चार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सेल में चार्ट ग्रुप इंसर्ट टैब में होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एक्सेल के इंसर्ट टैब में चार्ट ग्रुप होता है, जहां पर हमें चार्ट के मल्टीपल ऑप्शन प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट टैब। चार्ट ग्रुप या चार्ट ऑप्शन MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की किसी चयनित सेल में यदि कंट्रोल शिफ्ट कॉलन कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है तो सेल में ब्लैंक दर्ज हो जाता है या दर्ज हो जाती है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा है। आप देख सकते हैं जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हम आपको 3-4 क्वेश्चन और भी तैयार करा देते हैं और वैसा ही क्वेश्चन यहां पर पेपर में आया भी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की किसी सिलेक्टेड सेल में यदि आप कंट्रोल शिफ्ट कॉलन प्रेस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको वहां पर। आज की वीडियो में ही हमने समझा था कि कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन से करंट डेट आ जाती है और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से करंट टाइम आ जाता है। मतलब कंट्रोल शिफ्ट कॉलन को प्रेस करने पर एक्सेल के सेल में वर्तमान समय या करंट टाइम शो हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान समय। एक्सेल में यदि हम कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन को प्रेस करेंगे तो करंट टाइम या वर्तमान समय वहां पर शो हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।